अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 10 माह के दौरान लाहौर में जो हाई प्रोफाइल केस हुए उसको ऑपरेशन विंग ने सॉल्व किया। ना सिर्फ ऑपरेशन पुलिस ने उनके मुकदमात दर्ज किए बल्कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का टास्क भी मुतलका पुलिस स्टेशन के SHOs को दिया जाता रहा। लाहौर में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो हाईलाइट हुए, उनमें अगवा बराए तावान, उसमें ऑनर किलिंग जिसे गैरत के नाम पे कत्ल करना कहा जाता है, इसके अलावा और भी डकैती के बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जो पुलिस ने ट्रेस किए और मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार किया। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। 10 माह के दौरान सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाला एक वक़ूआ जो अगवा बराए तवान का था वो गुज्जरपुरा पुलिस स्टेशन का था। वहाँ पर एक ऐसी वारदात होती है कि 10 से 12 साल के बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और घर की दहलीज से उसको अगवा किया जाता है। पुलिस उस बच्चे को ना सिर्फ बाजियाब करवाती है बल्कि उनके मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करती है। ये भी वो केस था जो बहुत हाईलाइट हुआ और पुलिस ने इसको किस तरह से ट्रेस किया ये भी हमने आपको बताया था। उस वक्त मुकदमे का मुद्दई और वो बच्चा क्या कहता था ये हम आपको उसकी ज़ुबानी सुनाते हैं और फिर उसके बाद दीगर ऐसे हाईलाइट होने वाले केसेस उनकी भी तफसील बताएंगे। बेटा किडनैप हो गया तो मैं अपने गोदाम में था। ठीक है। तो मैं उधर से गया हूँ वापस घर पे, तो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी हुई थी। तो जब उधर जाके देखा कि मैंने कहा हुआ क्या है, उसने बोला कि बच्चे को जो हमारा वर्कर है वो उतार के गया 3 बच्चों को, 2 अंदर चले गए हैं, तीसरा बाइट था। जो तीसरा बाइट था उसको एक गाड़ी वाला आता है, उसने आवाज़ दी इसको इधर आओ, ये रास्ता किस तरफ जाता है। वो उस तरफ गया है लड़का मेरा बेटा, तो उसको कहते हैं वो देखो कुंडी लगी है क्योंकि बाहर गेट है मेन। उसने उस तरफ देखा है, उन्होंने दबोच के बच्चे को अंदर डाल लिया गाड़ी में। ठीक है। बच्चा अंदर नहीं था जा रहा, जब देखा कि वो उसने शोर मचाया, उसकी वालदा टेरेस पे खड़ी थी। उसने देख लिया कि मेरे बच्चे की आवाज़ है, तो उसने देखा कि मेरे बच्चे को गाड़ी में बिठा के ले गए हैं। तो आगे उसकी एक चप्पल पड़ी थी, तो उसको जब किडनैप कर लिया उन्होंने, फिर मैं इधर आया घर पे, तो फिर मैं 15 पे कॉल की थी, पुलिस नहीं थी आई हुई तब। फिर मैं SHO के पास गया पुलिस स्टेशन, उनको लेके आया मैं। तो SHO साहब साथ आए हमारे। तो फिर यानी कि आहिस्ता आहिस्ता सारा FIR फौरी दर्ज हो गई। फौरी दर्ज हो गई थी। ठीक है। तो फिर मुझे इन्होंने बुला लिया बाहर, तो मैं साइड पे गया, तो तकरीबन 2 घंटे बाद ना तमान की मुझे मैसेज आता है, फ़ोन मैसेज किया उसने मुझे, फ़ोन कर। तो अननोन नंबर था। अननोन नंबर था। ठीक। बाहर का नंबर था। ठीक। पाकिस्तान का नहीं था, लोकल नहीं था, बाहर का नंबर था। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि कॉल कर। ठीक। उससे मेरी बेटे से मैंने फ़ोन किया, मेरी बेटे से बात हुई। अच्छा। उसने बोला पापा इनको जो कहते हैं दे दो, इन्होंने मुझे मार देना। तो उसके फौरी बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया 3 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करो, क्योंकि 9 बजे बच्चा गया है रात को। कहते सुबह फजर के टाइम तक का टाइम है तुम्हारे पास, 3 करोड़ का इंतज़ाम करो। मैंने कहा मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊँ इस वक्त। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि बच्चे के साथ क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं है, कुछ खाया नहीं खाया, किधर है। 100 ख्यालात थे दिमाग में, जहन में बहुत सी ना टेंशन थी, पूरा घर टेंशन में था। तो मैंने किसी से भी बात नहीं की घर पे। उसने मुझे बोला था किसी से बात नहीं करनी। मेरी DSP साहब से, SP साहब से, SHO साहब से सबसे बात होगी। मैंने सबको बता दिया था कि ये मामला था। उनके सामने मुझे मैसेज आ गया, सारा कुछ उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रैक पे लगा लिया। ठीक। तो उन्होंने बोला कि आप पैसों का बंदोबस्त करो, 3 करोड़ का बंदोबस्त करो। DSP साहब ने, SP साहब ने मुझे कहा मैं चूँगा, मैं क्या बच्चा पकड़ने की बजाय ये मुझे कह रहे हैं कि पैसों का बंदोबस्त करो। तो फिर भी मैंने बोला बच्चे उनको कुछ कहना नहीं, उनसे बदतमीज़ी नहीं करनी। आपको कहा उन्होंने? मुझे DSP साहब ने कहा कि उनसे
बदतमीज़ी नहीं करनी, उनके आगे बहस नहीं करनी, आपने उनसे बोलना है कि पैसे कम करो, पैसे कम करो, ठीक है। और पैसों को आप अरेंज भी करो उनके लिए। हमें बच्चा बाज़याब चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बच्चे की ज़िंदगी चाहिए। हमें बच्चे की ज़िंदगी पहले है, पैसे हम फिर ले लेंगे, पकड़ लेंगे उन्हें, कोई मसला नहीं है। तो अगले दिन फिर मैं और मेरा भाई हमने पैसों का अरेंज किया, हम लेके बात कितने में, 3 करोड़ से अचानक 3 80 करोड़ पे आ से गए या आहिस्ता नहीं, नहीं, फिर वो 2.25 पे आए, अच्छा 2.25 पे आए। फिर मैंने गाड़ी ली थी एक तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की। वो कहता अपनी गाड़ी बेच। अच्छा, ये भी पता था हमें। उसको पता था कि अपनी गाड़ी बेच। ठीक है। मुझे कहता कि अपनी, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कहता अपनी गाड़ी बेच। तो तब आपको कुछ ख्याल आया कि मैं ये सोच कोई रहा था कि जानने वाला- अपना ही है कोई, तो जो फिर जिसको मैंने, पता है कि गाड़ी, जिसको पता कि मैंने गाड़ी ली हुई है, फिर मैंने कहा मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो यार पैसे इतने नहीं अरेंज हो रहे मेरे पास। कहता है कि तुम्हारे तो गोदाम खुले हैं, तुम्हारे गोदाम खुले, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। तो जाहिर सी बात है फिर माइंड में आता है कि कोई अपना ही है या कोई जो हमें जानता है इतने करीबी से। तो फिर रात को 11 बजे हम गए पैसे लेके। उसने हमारी लाइव लोकेशन मांगी, पहले मेरी मांगी, पैसों की वीडियो बना के, गाड़ी की वीडियो बना के मैं और मेरा भाई है उसको बताया, वीडियो सेंड की व्हाट्सएप पे उसके। ठीक है, ये इजाज़त मिल गई कि आप साथ भाई को ला सकते हैं। भाई पहले कहता था अकेले आना है, पहले कहता था कि अकेले आना है, फिर मैंने कहा कि मैं अकेला, इतने पैसे कैसे आऊँ अकेला। हाँ, कहता चले भाई को साथ में, और किसी को नहीं लाना, किसी कोई होशियारी चलाकी नहीं करनी, नहीं तो बच्चे को कत्ल कर देंगे। ठीक है। अगर कोई होशियारी चलाकी की बच्चे को हमने बच्चे की गर्दन उतार देनी है। ऐसी बातें की उसने मेरे साथ। क्या उस वक्त तो जब ऐसी बात करते थे तो फिर मैं बहुत यानी कि मायूस भी था कि यार क्या बनना है। कि पुलिस ने भी कह दिया कि पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ, बच्चा लेके आओ आप। मैं उनको बोला कि अगर उसने मुझे पैसे भी ले लिए, बच्चा ना दिया, फिर उन्होंने बोला पैसे रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे लाइव लोकेशन भाई की भी सेंड की। मैंने, कहते हैं नहर पे आ जाओ, नहर से आगे कहता है ठोकर पे आ जाओ, फिर कहता है मुल्तान रोड सीधा आ जाओ। तकरीबन पत्तोगी के पास कहीं गांव था, वहाँ पे मैं बुला लिया, उजाड़ बियाबान जंगल में। मैंने उससे बोला कि मैं बाई रोड पे आ गया हूँ, पैसे लो, बचा दो मुझे। कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें। फिर उसने कहा नहीं आना है आओ, नहीं तो वापस जाओ। फ़ोन कॉल सारी व्हाट्सएप पे थी? उधर आके फ़ोन कॉल पे कॉल होगी ना कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये अटक का पंप है, PSO का पंप, इसके दरमियान में दरबार है, दरबार के साथ नीचे उतरना है। मैं सिर्फ नीचे नहीं था उतर रहा गाड़ी से उधर अंधेरा ही इतना था, खौफ था इतना। रात के 3 बज गए थे। मैंने कहा कि कहाँ ला के हमें ना कत्ल कर दें। दिल में खौफ था। हाँ। दिल में हमारे बहुत खौफ था। कलमा पड़ा, चले गए, शायद आखिरी रात है हमारी भी। ये सिचुएशन की, ये बच्चे के लिए हम चले गए। तो उधर गए, उन्होंने बुलाया, बोला कि आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तकरीबन 2 किलोमीटर पहलियों के बीच में हम गए। उधर जाके गाड़ी खड़ी की, कहता गाड़ी थोड़ी बैक करो। गाड़ी बैक की, कहता है जितना उतरे बैग बाहर रखे और वापस गाड़ी टर्न करो। मैंने बोला मेरा बच्चा, कहता मिल जाता। उधर उन्होंने बैग रिसीव किया, तो मैंने कहा मेरा बच्चा। उधर से यानी कि वो पैसे कैश देख रहे थे, क्या है क्या नहीं। उस आवाज़ें भी मुझे आ रही थी कि डन हो गया। तो कहता कि आ रहा तेरा बच्चा। तेरे मेरे बच्चे के पाँव में जूता नहीं था, ठंडी ज़मीन, कांटे बहुत थे उधर ज़मीन पे। उसके पाँव पे इतने कांटे लगे जब वो भाग के मेरी तरफ आ रहा था। मैंने उसे उठाया, उसे गाड़ी में बिठाया, बाहर आया। DSP साहब को, SHO साहब को मैंने फ़ोन किया कि बच्चा मैंने ले लिया। तो कहते हैं किधर हो? मैं कि मैं इधर पंप पे खड़ा हूँ। 5 मिनट बाद एक सिविल गाड़ी आती है, उसमें से पुलिस वाले निकलते हैं। एक एहलकार मुझे बैठा, मेरे साथ बैठा, आप लाहौर चलो, वापस चलो घर, कहीं नहीं गाड़ी खड़ी करनी। मैं तो ना उम्मीद था जब मैंने देखा कि 5 मिनट में गाड़ियाँ आ गई हैं पुलिस की। आपको नहीं पता था कि इतनी जल्दी गाड़ियाँ? मुझे नहीं था पता। तो इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, उनको पकड़ा है, पैसे मेरे बरामद करवाए हैं। तो कौन थे, क्या थी उनकी दुश्मनी? दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, हमारे पुराने मोहल्लेदार थे, सामने रहते थे। अच्छा, क्या करते थे वो लोग? वो लड़का कोई ऊबर पे गाड़ी चलाता है। अच्छा। तो उसने आगे किसी ऊबर वाले से बात की, तो ऐसे करके उन्होंने प्लान बना लिया।
अब हम आपको सुनवाते हैं कि इस्लामपुरा के इलाके समेत लाहौर के दीगर पुलिस स्टेशन में झपट्टा मार एक गैंग बड़ा मुतहरिक था, जो राह जाती खवातीन के कानों से बालियां नोच लेता था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। 2 अरकान इस पर मुश्तमिल थे, जिनके साथ ये वारदात होती रही। वो क्या कहते हैं, हम आपको एक मर्तबा उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि लाहौर शहर में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो काफ़ी हद तक उसमें इजाफा रहा पिछले कुछ अरसे में। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए लाहौर पुलिस ने मुख्तलिफ़ किस्म की हिकमत अमली इख्तियार की और उसमें रमज़ानुल मुबारक जो गुज़रा उसमें क्राइम कंट्रोल काफ़ी हद तक रहा और ख़ासकर रमज़ान के आखिरी अशरे में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं वो गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इंतहाई कम रही। जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती रही उसमें ख़वातीन के जो तलाई ज़ेवरात होते हैं, कानों में पहनी बालियाँ, हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ, इसको भी डाकू लूटते रहे। और लाहौर शहर में 2 रुकनी एक गैंग ऐसा था जिसकी बहुत सारी CCTV फुटेज, क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती रही, जिसमें ख़वातीन अकेले जा रही होती थी तो एक शख्स मोटरसाइकिल पर उतरता था और बालियां नोच ली या ज़ेवरात छीन लिए और फिर वो अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर ही फ़रार हो जाता था। DIG ऑपरेशन की जानिब से कुछ अहकाम दिए गए। इस्लामपुरा सर्कल में ये वारदातें हुई, CCTV फुटेज भी आई। वो ख़ातून जिसकी कानों की बालियां नोची गई और उसे ज़ख्मी भी किया गया और उसके जो बालियां थी वो डाकू लेकर छीन कर फ़रार हो गए। ये वारदात कैसे हुई और पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स किया? ऑपरेशन पुलिस ने उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया। अगर हम अपने प्रोग्राम में ये ज़िक्र करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम और ख़ासकर क्राइम का रेट जो है, ग्राफ जो है वो बड़ा है और साथ साथ पुलिस इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है, वो भी हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं कि जिस खातून से ये वारदात हुई कहाँ जा रही थी, किस तरह से वारदात हुई, मुकदमे के मुद्दई खातून के शोहर हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये हम आपको इनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। बीबी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ, ज़रा माइक करीब करो। जुलेखा। अच्छा बाजी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? मैं आ रही सी सब्जी लैके अपने घर वाली बैक साइड ते। ਸਬਜ਼ੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ हाँ ਰਹੇ जी, घर वास्ते लैके आ रही है। मेरे सामने आए ने 2 बंदे ਸੋ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਆਪਸ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ- ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ? ਆਪਸ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ- ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੀਖਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਨੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਕਰ ਉਹ ਰਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਇਹ ਰਹੀ ਕੰਨ ਸੀ। ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਸਨ? ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਿਰ- ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਫੜ ਹੈ। ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੀਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ 2 ਆਏ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 15 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਥੋੜਾ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਰਨ ਆ ਜੀ, ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫੌਰਨ। FIR ਹੋ ਗਈ? FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਵਾਲੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ ਬਾਈ 75,000 ਦੀਆਂ 5 ਮਾਸ਼ੀ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਹੁਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ? ਜੀ, ਉਹੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ। ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹੋ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਚਾਹੀ? ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 5 ਕਿ 7 ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ- ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਜੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ, ਕੋਈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੀ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਿਆ। ਕਰਦਾ, ਘਰ ਹੈਗਾ, ਔਰਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਿਲੇ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਪਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4-5 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੁੱਟੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸੋ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਹੀ ਲਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛੁਪੇ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੁਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ठीक है, कोई ऐसा नहीं भी पढ़े जाते। ठीक है। ये वो मुकदमे का मुद्दई था जी जिसने खुशी का इजहार किया है। और इसमें सबसे अहम बात ये है कि जब पाकिस्तान में एक ऐसा कल्चर है, पाकिस्तान में ये चीज़ें चलती हैं कि कोई भी शोहर जब कोई कारोबार करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, तो अगर उसके पास पैसे कम पड़ जाएं या पैसे हो ना, तो फिर बीवियां बेगमात जो हैं वो कुर्बानी दिया करती हैं। इन इस बहन ने भी यही किया कि भाई बताता है कि उसने एक खाने पीने का होटल बनाना था, तो जेवर बेचा। उस वक्त जब कुछ पैसे आए तो उसने 70,000 रुपये की बालियाँ जो हैं वो बना कर दी अपनी बेगम को। लेकिन बदकिस्मती से वो चोर झपट्टा मारा गया, डाकुओं ने वो भी छीन लिया। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि 2 माह की एफ़र्ट के बाद
वो डाकू, वो झपट्टा मारने वाले मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए इस्लामपुरा पुलिस ने, और इन्होंने जेल में जाके उनकी शनाख्त भी कर ली, पहचान भी लिया। यकीनन अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए इनका जो लूटा हुआ सोना था, जो बालियाँ थी, वो इनको वापस दिलवा देंगे या पैसे इनको मिल जाएंगे, जो भी रिकवरी होगी वो इनको मिल जाएगी। अब हम आपको सुंदर का वो मशहूर केस सुनवाते हैं और दिखाते भी हैं जहां पर बेनोई ने अपनी साली को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कोई ये नहीं तसव्वुर करता था कि कातिल उस लड़की का, मकतूला का बेनोई हो सकता है। उस वक्त लवाहिकीन क्या कहते थे। फिर पुलिस ने उसके मुलजिम को जब गिरफ़्तार किया तो सब हैरान रह गए। ये केस क्या था ये भी आपको दिखाते हैं। तुला आयशा की जो एक करीबी जीज़ा थी, उसने क्या कुछ कहा अपने आप को, वो भी दिखाया और सुनवाया भी। अब आयशा के वालिद वो हैं हमारे साथ, और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि बेटी की शादी और शादी से एक दिन पहले, एक रात पहले जो है उसको कत्ल कर दिया गया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कत्ल हुआ, इनको कैसे इतला मिली, ये घर पे मौजूद थे कि नहीं। बुजुर्गों की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਅਬੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜੀ? ਇਧਰੋਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾੜ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਨ ਕੁਝ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਇਹ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ। ਰਾਤ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਜਾਏ? ਪਾਣ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ। ਘਰ ਸੌਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਵੇਣੇ ਜੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ। ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਸੁਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਈ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਸਿਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਉਦੋਂ- ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੂੰ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਅਸਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗੀ। ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਥੱਲੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਮੋਜ਼ਰ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਤੇ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ? ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਮਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ
ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ठीक है। ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। बेटी तो बहुत प्यारी होगी था। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 14 ਬੜੀ ਬੇਟੀ। हाँ। लाहौर में डाला कल्चर के हवाले से बहुत सारी शिकायत पुलिस को मौसूल भी होती हैं और लोगों के अंदर एक डाला कल्चर के हवाले से बहुत सारे सवालात भी पैदा होते हैं। इसी हवाले से एक बड़ा ही अहम केस जो बीजिंग अंडरपास पर पेश आया था, उसके भी मुलजमान पुलिस ने गिरफ़्तार तो कर लिए थे, लेकिन मुकदमे के मुद्दई ने उस वक़्त क्या कुछ कहा था और फिर पुलिस ने उन मुलजमान को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ़्तार भी कर लिया था। मुलजिम क्या कहते थे और उस वक्त मुद्दई ने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। कनार रोड पर ही आ रहा था और मैं अपना, मेरा कपड़े का काम है, अभी भी मैं कपड़ा लेने ही जा रहा था, तो इन्होंने मुझे ओवरटेक करके और जो है ना अंडरपास के नीचे खड़े करके ना, तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, इन्होंने फायरिंग की, सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग की, ये नहीं कि इधर उधर हवाई फायरिंग नहीं, स्ट्रेट की है। और एक तो मेरी गाड़ी को फायर लगा है और दूसरा जब ये फायर करने लगा था ये जो गार्ड है, तो फिर लोग आ गए और इस तरह कुछ इसने जो है ना कोशिश की भागने की, और जब ये भागे हैं फिर मैंने भी इनका पीछा किया और भी लोग थे पीछा करते हुए। ट्रैफिक थी आगे, ट्रैफिक से जो दूसरी गाड़ियाँ थी वो तो निकल गई, लेकिन ये फिर उधर फंस गया जिसमें ये लड़का था जिसने फायरिंग की है। तो इसको फिर रोका है और कहा है कि तुमने फायरिंग की है, वो भी मैंने वीडियो बना ली है। वो उसने फिर जो है ना कुछ गार्ड जो थे वो उन्होंने कोशिश की कि ये भाग जाएं, गन भी उस डाले के अंदर ही छोड़ के ये भाग गए हैं और पिस्टल इनके साथ लगे हुए थे, जो 3 गन थी उधर ही छोड़ के भाग गए हैं, जिसके साथ मुझे फायर भी इन्होंने मेरे ऊपर किया है, वो उधर ही छोड़ के भाग गए। लाहौर का ये गांव है जलियाना गांव। वहां पर दूल्हे की गाड़ी के साथ गाड़ी लगाने पर कत्लो गारत की एक वारदात होती है, जिसमें एक नौजवान कत्ल कर दिया जाता है और बाकी ज़ख्मी होते हैं। ये वाक़या क्या था, बड़ा हाईलाइट हुआ और पुलिस ने इसके मुलजमान को भी गिरफ़्तार कर लिया। उस मुकदमे के मुद्दई और ज़ख्मी होने वाले लोग क्या कहते हैं और उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। उस बाप की दुख भरी दास्तान आपको सुनाते हैं जो एक जवान साला खूबसूरत बेटा उसके साथ गाड़ी में सवार था और कातलों ने फायर किया और वो हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ गया। ये वाक़या है क्या, कातिल कौन है, क्या रिकॉर्ड याफ्ता है, क्या उनका पेशा ऐसा है, क्या वो कत्ल की वारदातें इससे पहले भी कर चुके हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। हाजी नवाज़ साहब हैं जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं। क्या होता है, मामूली सी तल्ख कलामी नौबत कहाँ तक पहुँचती है। हाजी साहब, बड़ा अफसोस होया, तुहाडा बड़ा खूबसूरत बेटा सी, पढ़िया लिखिया सी, कित्थों आ रहे सो तुसीं? ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਟਰਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਜਾਰੋ ਟਾਈਪ, ਪਜਾਰੋ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਬਚਾਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਜੋ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸਨ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਆਪਦੀ ਉਤੜਾਣੀ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਪਹਿਲੇ 5 ਕਤਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿੱਧਰ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਭਣਵਈਆ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2, ਇੱਕ ਭਣਵਈਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ
ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 150 ਫਾਇਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੋ ਗੱਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਧਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਟੇਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੇਬਲ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਇਹ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜੇ। ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਲਫ ਦੇਣਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮੁੰਡੇ 6 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਗੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ZX ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਭਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਰ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਸਟ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੀਸਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਦੀਮ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀ ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਦੀਮ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਨਦੀਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ हस्पताल पहुँचाया गया, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ फिर चुक के अस्पताल पहुँचाया गया। ये थी एक बाप की तकलीफ और लरसती हुई आवाज़ जो है वो इसके अंदर के दुख को बयान कर रही थी। अब हम बात करेंगे पुलिस के हवाले से। पुलिस जब भी कोई ऐसी वारदात होती है तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, और ऑपरेशन पुलिस के हवाले से ये तासुर रहा है माजी में कि जब किसी किस्म का हीनियस क्राइम होता है तो पुलिस, ऑपरेशन पुलिस खासकर FIR दर्ज करने के बाद ये सोचती है कि उनकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई और अब ये इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगी, यानी कि मुलजिम को गिरफ़्तार करना, उसको अदालत के कटहरे में लाना और उसको सज़ा दिलवाना इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम तस्वर किया जाता है। लेकिन कुछ अरसे से जिन हाईलाइट केसेस की हमने बात की वो तमाम मुलजमान ऑपरेशन पुलिस ने गिरफ़्तार किए, और लाहौर के जो DIG ऑपरेशन है इस हवाले से हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि ऑपरेशन पुलिस के पास मैन पावर ज़्यादा है, और दूसरे जो विंग हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, जिसमें CCD भी है, और दीगर जो विंग है वो भी लाहौर पुलिस का हिस्सा है। लेकिन पुलिस हुक्काम ने इस बारे में गौर किया और फैसला किया कि अगर किसी थाने की हदूद में हीनियस क्राइम होता है
तो वो टास्क मुतलका SHO को दिया जाए, मुतलका डिप्टी को दिया जाए, मुतलका डिविजनल SP को दिया जाए कि उन मुलजमान को जिन्होंने ये वारदात की, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको गिरफ़्तार भी करें। इस हवाले से DIG ऑपरेशन क्या कहते हैं, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। देखिए, ऑपरेशंस विंग को एक तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर लाहौर की सारी नफरी में से देखें तो तकरीबन 24-25 हज़ार नफरी तो ऑपरेशंस विंग की है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मेजर चंक ऑपरेशंस के पास है। थाने की मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ड्यूटीज़, बाकी तमाम चीज़ें अलॉन्ग विद कोर्ट्स और बाकी ये चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन रिसोर्स भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। फिर उसके बाद कोई रॉबरी है, कोई और चीज़ है, कोई इंसिडेंट है, आप उसमें उस जगह के SHO को या कंसर्न जो ऑपरेशंस की पुलिस है वो अलूफ़ नहीं रह सकती कि पर्चा दें और साइड पे हो जाएं कि इसे इन्वेस्टिगेशन या CIA या OCU या CCD इसको ढूंढे। अगर हम नहीं करेंगे, अगर मेरा SHO के ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि ये मेरे इलाके में आज एक इंसिडेंट हुआ, आज एक गन पॉइंट पे कोई शहरी लुट गया, तो अगर उसने ख़ुद इसके ऊपर तवज्जो ना दी, अगर ख़ुद इसके पीछे ना गया, इसकी CCTV फुटेज ना निकाली, अगर इसको ट्रेस ना किया, तो कल यही डाकू दोबारा उसके एरिया में एक और वारदात करेगा, परसों एक और करेगा, या दिन में 2-3 कर देगा, ठीक है। तो SHO का अगर प्रिवेंशन वाला रोल है तो वो प्रिवेंशन वाले रोल को स्ट्रेंथन करती है ये चीज़ कि हम ट्रेसिंग भी साथ साथ करें, क्योंकि रिसोर्स भी हमारे पास ज़्यादा है ना, तो हम ट्रेसिंग भी करते हैं। यही वजह है कि इसमें ऑपरेशंस की पुलिस आप देखेंगे कि तमाम केसेस जो रॉबरी के हैं, तमाम बड़े गैंग, तमाम कोई नया गैंग जैसे ही एक्टिव होता है, जेलों से बाहर निकलते हैं, किसी जगह पे एकदम आपको पता लगता है कि 2-3 आगे पीछे इंसिडेंट्स हो गए, 2-3 दिनों में 2-4 इंसिडेंट्स हो गए, तो वो आपको पता लग जाता है कि जेल से कोई फ्रेश गैंग निकला है। फौरी तौर पे ऑपरेशंस की पुलिस भी उसको करती है। ये सारा टीम वर्क है। इन्वेस्टिगेशन का अपना एक स्पेसिफिक काम है, उन्होंने अच्छी चलानिंग करनी है, उन्होंने मिसल अच्छी बनानी है, लेकिन अगर हम असिस्ट कर देंगे, बंदे पकड़ के वो जो IO के साथ मिल के मेरा SHO या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ये टीम की तरह जब मूव करेंगे तो रिज़ल्ट्स बेहतर आएंगे। हम अलूफ़ हो जाएंगे अगर कि कोई बात नहीं, ये इंसिडेंट हो गया, मैंने FIR दे दी, मेरा काम ख़त्म, और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसके पास केसेस का बहुत बड़ा वर्कलोड है, उसने वो लिखनी है चीज़ें, उसने सबूत इकट्ठे करने हैं, उसने चालान जमा कराने हैं, उसकी बहुत सारी और चीज़ें, तो उसमें अगर हम उसे असिस्ट नहीं करेंगे तो मेरी वारदात बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो काम है कि ट्रेसिंग भी ऑपरेशन विंग कर रहा है, इसकी वजह यह है कि इसी की वजह से क्राइम भी कम होगा। अगर ऑपरेशन विंग एक्टिवली इसमें इंगेज हो जाए, अपने मुजरिम खुद पकड़ना शुरू हो जाए, अपने क्रिमिनल गैंग्स ट्रेस करे, अपने अगवाकार या कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है उसके पीछे जाए, कहीं ऑनर किलिंग है, तो उसमें ये जो टीम वर्क है ना, इसका फ़ायदा होता है। इससे अलूफ़ होके हमारा क्राइम बढ़ जाएगा, ख़राबी हमारे लिए हो जाएगी। तो ये पिछले एक टाइम में ये होता रहा यहाँ पे कई साल पहले कि ऑपरेशन ने पर्चा देना है, इन्वेस्टिगेशन ने उसको डिटेक्ट करना है और ट्रेस करना है। तो अब ये चीज़, ये जो पिछले 2 सालों से CCPO साहब ने ये वाली यहाँ पे ये ट्रेंड किया कि SHO ज़िम्मेदार है अपने इलाके का, प्रिवेंशन का जवाब उससे लिया जाएगा कि क्यों तुम्हारे इलाके में वारदात हो रही, और वो प्रिवेंशन, डिटेक्शन इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन। इससे मैं समझता हूँ इससे बड़ी बात और कोई नहीं। हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, हम प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के साथ मिल के जितने मुलजिम हम पकड़ सकते हैं बिल्कुल पकड़ें, ताकि इन्वेस्टिगेशन का वर्कलोड भी कम हो, वो बेहतर चलानिंग कर सकें उसमें। DIG ऑपरेशन लाहौर जो ऑपरेशन पुलिस लाहौर की है उसको हेड करते हैं। उन्होंने इन तमाम मुलजमान की गिरफ़्तारी और ऑपरेशन पुलिस की वर्किंग के हवाले से बड़ा तफसीली तौर पे हमें बताया कि किसकी ज़िम्मेदारी है, क्या ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी पुलिस अफसरान और अहलकार कैसे अदा करते हैं। गो के ये इन्वेस्टिगेशन का भी काम है मुलजमान को गिरफ़्तार करना, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने ये ज़रूर देखा और ये बात मुशाहिदे में आई कि वाकई ही ऑपरेशन पुलिस ने मुलजमान को गिरफ़्तार करने के सिलसिले में तेज़ी रखी है, तेज़ी का रुझान देखने में आया है, और इसके मुकाबले में इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो थोड़ा सुस्त रवि का शिकार रही। यकीनन अगर ये सुस्त रवि का शिकार है तो इसको तेज़ करने के लिए कमांड को भी तेज़ होना पड़ता है। अब हम सज़ा और जज़ा का ज़िक्र कर लेते हैं। क्या ऑपरेशन पुलिस अगर एक्स्ट्रा काम करती है, एक्स्ट्रा मेहनत करती है, SHOs अपनी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं, तो क्या
इनको कोई इनामो कराम भी दिया जाता है? क्या इनको सिर्फ सज़ाएं दी जाती हैं, जज़ा का अमल भी होता है? इसके बारे में डीआईजी ऑपरेशन क्या कहते हैं, ये भी ज़रा सुन लेते हैं। देखिए, जहाँ अकाउंटेबिलिटी सख्त की, जहाँ हमने कहा कि आपका बुरा रवैया होगा, शिकायत हो गई, आप करप्शन में इन्वॉल्व हुए, शिकायत हो गई, आपकी हाई हैंडेडनेस, किसी शख्स का जायज़ काम आपने जो उसका अदरवाइज़ हक है और आपने नहीं किया, डिले किया, FIR 24 घंटे में दर्ज होनी है 24 घंटे में नहीं दर्ज हुई, तो ये वाली तमाम चीज़ों पे जहाँ उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, वहाँ साथ साथ एप्रिसिएशन को भी बढ़ा दिया हमने। कोई अच्छा काम, कोई ये ऑल्दो हम इस बात के लिए वी आर पेड फॉर इट, हम नौकरी कर रहे हैं, बट ये नौकरी किस तरह हो रही है, अपने आप को, अपनी जानों को ख़तरों के सामने, कहीं से गोली आ सकती है, कहीं पे कोई चीज़ हो सकती है, उन ख़तरात के अंदर जाके ये जब नौकरी करते हैं, जब हाजिर दिमागी से कोई क्राइम ट्रेस हो जाता है। हमारे एक टीम आई थी अभी जिसमें एक खातून पुलिस कांस्टेबल ने सिर्फ ये देखा कि ये जो लेडी बैठी है रक्शे में, इसके पास जो बैग है या वो जो कनस्तर सा था उसको चेक कर लें। उसने उसका वेट देखा तो उसने कहा कि इसे चेक कराओ, और उसमें 4 किलो आइस निकली। ठीक है, ये हाजिर दिमागी थी उसकी, उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उस टीम को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर वो ये ना चेक करती वो खातून, तो वो रक्शे में बैठी हुई एक खातून वो मंशियात की सप्लाई आपकी सारी यूनिवर्सिटियों में ले जाती। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जहाँ वो ठीक काम करते हैं, जहाँ अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल के शहरियों को महफूज करते हैं, वहाँ पे सर्टिफिकेट्स आप देखेंगे, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स जो इनके कैरियर प्रोग्रेशन में आगे बड़ा काम आते हैं। इनकी जब आगे प्रमोशंस होनी है उसमें इसका बड़ा रोल होता है। कैश रिवॉर्ड्स इसके अंदर मिलते हैं, फिर एप्रिसिएशन बड़ी मिलती है हाईएस्ट लेवल पे। IG साहब और CCPO साहब दोनों इस मामले में जहाँ पे अच्छा काम हो वो कहते हैं हमारे ऑफिस लेके आएँ, वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह खुल के तारीफ़ भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बकअप भी करते हैं। इसको देख के जो बाकी टीम है उनका हौसला बुलंद भी होता है कि हमने भी करना है। जो टीम सबसे ज़्यादा PO पकड़ रही है उसकी तस्वीर आज लग रही है, वो अपने बच्चों को भी दिखा रहे हैं, बाकी लोग उसको देख के वो भी एनर्जेटिक होते हैं कि जी मैंने भी ये काम करना है। तो एप्रिसिएशन के बगैर, एक्नॉलेजमेंट के बगैर ये पुलिसिंग नहीं चलती। आप लोगों को अप्रिशिएट करें, खुल के अप्रिशिएट करें, जहाँ अच्छा काम करें, जहाँ ख़राबी हो उसका इलाज करें। ठीक है, तो इसके अंदर जहाँ क्राइम होता है वहाँ बिल्कुल SHO को पूछा जाता है, लेकिन जब वो ट्रेस कर लेता है तो उसके बाद उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। इवन माशरा खुद अप्रिशिएट करता है, आप लोग खुद तारीफ़ें करते हैं कि बड़ा अच्छा SHO है, यहाँ पे एक चीज़ हुई, फ़ौरन ये रिस्पॉन्ड हुआ, ये बच्चा अगवा हो गया, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चा बाजियाब भी किया, तवान की रकम हर चीज़ वापस मिली, तमाम केस सॉल्व हो गया। कहीं पे कोई ऑनर किलिंग वाला मर्डर हुआ जो कि अदरवाइज़ शायद खामोशी से दब जाता, मीडिया ने हाईलाइट किया, उसके ऊपर काम शुरू हुआ, फौरी तौर पे मुल्ज़मान पकड़े गए, और वो आपने देखा कि वो भी बड़ी एक सैड स्टोरी थी। इसी तरह जो हाई प्रोफाइल रॉबरीज़ हैं, डकैतियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें। देखें, शहरों की आबादी का क्वांटम भी जहन में रखना है ना, कि न्यूयॉर्क की 90 लाख आबादी है, क्राइम हमसे ज़्यादा है, लेकिन शायद हमें न्यूयॉर्क लगता हो कि बहुत सेफ़ जगह है। लाहौर की उससे डबल आबादी है, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये हमारे फिगर्स तो कह रहे हैं, लेकिन उसको आप माने या ना माने, लेकिन इंटरनेशनल फोरम्स भी ये बात मानते हैं कि न्यूयॉर्क से डबल आबादी वाले शहर में न्यूयॉर्क से कम क्राइम है। हालांकि कैमरे उधर ज़्यादा हैं, लाखों कैमरे हैं उधर, यहाँ पे उस हिसाब से कैमरों की तादाद भी लिमिटेड होगी, कहीं पे टेक्निकल इश्यूज़ भी आते होंगे। तो हम इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि ट्रेसिंग और डिटेक्शन पे काम करें, ओरिजिनल क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डाल दें, सड़कें और आपके जो शहर है वो महफूज हो जाए। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि गुज़श्ता चंद माह में कौन कौन से इलाके में हीनियस क्राइम की वारदातें हुई और इनके मुल्ज़मान किस तरह से गिरफ़्तार हुए और कैसे गिरफ़्तार हुए और कौन सी पुलिस ने गिरफ़्तार किए। क्या ऑपरेशन पुलिस की कारकर्दगी बेहतर रही या इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी बेहतर होने की ज़रूरत है, ये सब कुछ हमने आपको एक प्रोग्राम में दिखाया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।